मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम लोग लिक्विड्स के एक्सपेंशन के बारे में कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं। एट ऑल फर्स्ट आई वांट टू डिस्कस लिक्विड एक्सपेंशन। डियर स्टूडेंट्स, जैसा हम लोग जानते हैं, किसी भी लिक्विड को अगर हमें एक्सपेंड करना है या लिक्विड के एक्सपेंशन के बारे में अगर हमें पढ़ना है तो उसको कहीं ना कहीं हीट एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी और हीट एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए उसको किसी न किसी कंटेनर के अंदर प्लेस करना होगा। हम कंटेनर को हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, देन आफ्टर हम लोग लिक्विड में एक्सपेंशन की बात करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, एक सिनेरियो हम लोग देखते हैं कि सपोज हमने यहां पर ये कोई एक पेन ले लिया, बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में भगोना ले लिया और इसके अंदर हमने सपोज ये वाटर फिल कर दिया। मोस्ट एबंडेंट है इसलिए हम लोगों ने क्या किया, ये वाटर फिल कर दिया इसके अंदर। अब हम लोग वाटर फिल करने के बाद इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे जिससे कि इसका टेम्परेचर राइज हो सके। टेम्परेचर राइज होगा तो इसके एक्सपेंशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब मैं इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड कर देता हूं। मान लीजिए मैंने हीट एनर्जी प्रोवाइड कर दी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस हीट एनर्जी से निश्चित रूप से ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर का वॉल्यूम पहले बढ़ेगा और अब नई बाउंड्री लाइंस ये वाली हो जाएंगी, जस्ट लाइक। अल्टीमेटली जो ये वाटर कंटेंट मैंने इसके अंदर फिल किया था ये डाउन लेवल में आएगा, यहां आ जाएगा, क्योंकि ये जो सारा का सारा रीजन है इसके अंदर भी अब वाटर फिलिंग कैपेसिटी हो जाएगी। तो पहले मैं ये कहूंगा या मुझे ऐसा अपियर होगा कि वाटर का जो वॉल्यूम है या जो लिक्विड है उसका वॉल्यूम कुछ कम हो गया है। लेकिन डियर स्टूडेंट, जैसे जैसे मैं ये हीट एनर्जी का अमाउंट बढ़ाऊंगा, टेम्परेचर राइज करेगा, तो अब इस लिक्विड का भी टेम्परेचर राइज करना शुरू करेगा और जब लिक्विड का टेम्परेचर राइज करना शुरू करेगा तो इसमें एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन होगा तो पहले ये अपने ओरिजिनल वॉल्यूम को अटेन करेगा, देन आफ्टर मे बी ये ओरिजिनल वॉल्यूम के बाद ऊपर राइज करे या व्हाटएवर सो इसका वॉल्यूम हम लोगों को अपियर हो कि कुछ बढ़ रहा है। तो एक्चुअल में अगर मैं नेट या टोटल एक्सपेंशन इन लिक्विड फाइंड आउट करना चाहता हूं तो मुझे जो भी एपियरेंट वॉल्यूम एक्सपेंशन है लिक्विड के अंदर, इसके साथ साथ ऐड करना होगा जो मेरा एक्सपेंशन हुआ है कंटेनर के वॉल्यूम में। तो डियर स्टूडेंट्स, निश्चित रूप से जो हमें एपियर होता है लिक्विड वॉल्यूम एक्सपेंशन, उससे कहीं ज्यादा एक्सपेंशन हमारा लिक्विड में होता है और हम लोग नेट एक्सपेंशन इन लिक्विड फाइंड आउट कर सकते हैं एपियरेंट एक्सपेंशन प्लस एक्सपेंशन इन कंटेनर। इसी तरह से अब डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं यहां कोफिशिएंट की बात करना चाहता हूं तो कोफिशिएंट को मैं YA से डिनोट करूंगा और ये मैं इस फॉर्मूले से गवर्न कर सकता हूं, एपियरेंट इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय राइज इन टेम्परेचर। इस तरह से मैं यहां एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड की बात कर सकूंगा। डियर स्टूडेंट्स, अब इसी के बेसिस पे थोड़ा सा आगे हम लोग अपने टॉपिक को एनहांस करते हैं, दैट इज वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विद टेम्परेचर। डेंसिटी पर क्या फर्क पड़ेगा, किसी भी लिक्विड की डेंसिटी की बात मैं करूं या सॉलिड की डेंसिटी की बात करूं, तो डेंसिटी इज ऑलवेज मास ओवर वॉल्यूम। अब अगर मैं किसी भी सॉलिड को या लिक्विड को हीट एनर्जी प्रोवाइड करता हूं तो उसका वॉल्यूम जो है वो राइज करता है और जब वॉल्यूम राइज करेगा तो ऑब्वियसली डेंसिटी डिक्रीज करेगी। मास तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, मास तो कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर के ऊपर मास तो वेरी नहीं करता। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी रिलेशनशिप को मैं यूज करना चाहूंगा वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन के लिए। मैंने यहां पे कॉन्सेप्ट पढ़ा था, दैट वाज V डैश, दैट इज फाइनल वॉल्यूम, equals to initial volume multiplied by 1 plus gamma delta T। अब अगर मैं वॉल्यूम को रिप्लेस कर देता हूं इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी तो वी में राइट हियर वॉल्यूम इक्वल्स टू m ओवर रो। अब ये मैंने यहां ओरिजिनल वॉल्यूम के लिए लिखा, अगर मैं
एक्सपेंडेड वॉल्यूम या नए वॉल्यूम की बात करता हूं तो मैं लिख सकता हूं V डैश इक्वल्स टू M ओवर रो डैश। नो डाउट इन दोनों चीजों को मैंने उठाया और इसमें प्लेस कर दिया तो ये मेरे को मिला M बाई रो डैश इक्वल्स टू M बाई रो 1 प्लस गामा डेल्टा टी। यहां से मैं सेपरेट कर सकता हूं, M से M तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो रो डैश यानी नई वाली डेंसिटी इक्वल्स टू ओरिजिनल डेंसिटी या जो पहले से डेंसिटी थी मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस गामा डेल्टा टी टू द पावर -1। डिरेक्शंस विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन आपको याद होगा फर्स्ट यूनिट में हम लोगों ने डिस्कस किया था। 1 प्लस x टू द पावर n को मैं रिप्लेस कर सकता हूं 1 प्लस एन एक्स से, यानी ये पावर जो है वो आगे आ जाती है। कब? जब मेरा x काफी छोटा हो, किससे? 1 से, सॉरी 1 से काफी छोटा हो x, तब मैं ऐसा कर सकता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स वही फॉर्मूला मैं प्लेस करता हूं तो ये -1 जो है यहां आगे आ जाएगा और मेरे को डेंसिटी मिल जाएगी इस तरह से, रो डैश इज इक्वल टू रो 1 माइनस गामा डेल्टा टी। Exactly gamma as well as delta t are positive quantities, hence why density will decrease। यानी मैं नॉर्मल कंडीशन में ये कंक्लूड कर सकता हूं कि जब भी किसी सब्सटेंस का मैं टेम्परेचर राइज करता हूं तो उसकी डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो सकती है। अब मैंने नॉर्मली क्यों कहा? क्योंकि कई सारे ऐसे बिहेवियर हम लोगों को मिल जाते हैं जिसमें ये चीज फुलफिल नहीं होती। जैसे अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, स्पेशली इसीलिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि वाटर में ये फॉर्मूला हमेशा मेरा वैलिड होगा ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस आते हैं। इसलिए मैं वाटर के एक्सपेंशन को एनामोलस कहता हूं और उसको अलग से केस बना करके यहां डिस्कस करना चाहूंगा। डियर स्टूडेंट्स, तो नॉर्मल कंडीशन में रो डैश यानी नई वाली डेंसिटी इक्वल होगी रो 1 माइनस गामा डेल्टा टी के, और रो डैश जो है वो क्या होगा? कम होगा ओरिजिनल डेंसिटी से। अब मैं यहां आगे बढ़ना चाहूंगा और आपके साथ शेयर करना चाहूंगा एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर को। तो देखिए इस ग्राफ के थ्रू हम लोग एनामोलस बिहेवियर एक्सपेंशन डिस्कस कर सकते हैं बड़े आराम से। जरा देखते हैं इस ग्राफ में हम लोगों ने एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर लिया हुआ है और वाई एक्सिस पर वॉल्यूम लिया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स हम यहां क्या देखते हैं, एक्सपेरिमेंटली ये काम हम लोगों ने किया है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का जो वॉल्यूम है वो मिनिमम है और दैट इज 1, यानी 1 किलोग्राम वाटर जो है वो 1 लीटर वॉल्यूम कंटेन करता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। इसका मतलब जो डेंसिटी होगी वो 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम होगी। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वॉल्यूम के रेसिप्रोकल होती है क्या? डेंसिटी। जब मेरा वॉल्यूम मिनिमम है तो डेंसिटी मैक्सिमम होगी। कहां पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर। ये वाटर का केस है। अब अगर मैं वाटर का टेम्परेचर डाउन करता हूं, कम करता हूं, यानी मैं उसको 0 डिग्री सेल्सियस पे ले जाता हूं आइस फॉर्मेशन के लिए या -5 डिग्री सेल्सियस पे ले जाता हूं, तो डियर स्टूडेंट्स ऐसी स्थिति में नो डाउट इसका जो वॉल्यूम है वो मेरा राइज करता है, बढ़ता है। और जब वॉल्यूम राइज करेगा तो ऑब्वियसली डेंसिटी कम हो जाएगी, यानी आइस की जो डेंसिटी होगी वो निश्चित रूप से नॉर्मल वाटर से क्या होगी? कम होगी। अल्टीमेटली आइस ऑलवेज फ्लोट करती है वाटर के ऊपर। वाटर होगा तो 0 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा का होगा और आइस होगी तो वो 0 डिग्री सेल्सियस या उससे कम की होगी। अल्टीमेटली आइस की डेंसिटी कम हो जाएगी क्योंकि उसका वॉल्यूम ज्यादा है। एनामोलस ऑफ बिहेवियर ऑफ वाटर हम लोग यहां पे डिस्कस कर रहे हैं, देख रहे हैं। इसी तरह से अगर मैं 4 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाता हूं वाटर का तो उसका वॉल्यूम अगेन एक्सपेंड होता चला जाता है और ये यहां पर मैं आगे बढ़ सकता हूं और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मैंने यहां अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस लिया है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर मैं अगर लेटेंट हीट को हटा दूं यानी 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर की बात करूं तो इसका जो वॉल्यूम है वो 1.04343 होता है, यानी यहां भी जो डेंसिटी है वो मेरी डिक्रीज होगी। तो ये था एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। ऐसा हम लोगों को सिर्फ वाटर में ही लेना होता है। तो ये जो 1 लीटर का कॉन्सेप्ट है, या मैं 1 लीटर को 10⁻³ मीटर क्यूब कह सकता हूं, ये जो कॉन्सेप्ट है ये एग्जैक्टली 4 डिग्री सेल्सियस पर है। 4 डिग्री सेल्सियस से कम या ज्यादा टेम्परेचर हम लोग लेते हैं, टेम्परेचर को लो या हाई करते हैं
तो डेंसिटी एज वेल एज वॉल्यूम चेंज हो जाता है। तो ये था एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। डियर स्टूडेंट्स, अब इसके बेसिस पर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और इसमें है हमारा फिर क्या स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट। देखिए क्या है ये स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट। स्पेसिफिक हीट को पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं काम और करना चाहूंगा, थोड़ी सी कुछ बातें प्रीवियस नॉलेज की आपको बताना चाहूंगा। मेरे पास कोई भी सब्सटेंस है, मान लीजिए ये सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है, अगर मैं इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करता हूं सपोज Q, तो इसका टेम्परेचर राइज होता है, सब लोग जानते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस चीज को अगर मैं मैथमेटिकली लिखता हूं तो एग्जैक्टली हीट गिवन टू ए बॉडी Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। टेम्परेचर राइज करने के लिए जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा हीट एनर्जी देनी पड़ेगी। अगेन Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T। जितना ज्यादा हीट एनर्जी दूंगा उतना टेम्परेचर राइज करेगा, या जितना ज्यादा टेम्परेचर राइज मुझे करना है उतना हीट एनर्जी मुझे देनी होगी। अब अगर मैं इन दोनों प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को एड ऑन कर देता हूं तो Q इज इक्वल्स टू mc डेल्टा T। कुछ बुक्स इस C को S से भी डिनोट करते हैं और दैट इज टर्म्ड एज स्पेसिफिक हीट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वैसे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है कैपिटल C या कैपिटल S, लेकिन इसको हम लोग यहां पे स्पेसिफिक हीट के नाम से जानते हैं। और स्पेसिफिक हीट को अगर इस फॉर्मूले से मैं सेपरेट करता हूं दैट इज डेल्टा Q, यानी हीट प्रोवाइडेड टू बॉडी। मैं इसको डेल्टा Q लिखता हूं या Q लिखता हूं, डजंट मैटर, इट डिपेंड्स ऑन माय नोटेशन। मास मैं स्मॉल लिखता हूं, कैपिटल लिखता हूं, अगेन डजंट मैटर, और दैट इज डेल्टा T, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर। तो इस तरह से मैं स्पेसिफिक हीट को यहां से निकाल सकता हूं। अब अगर डिफाइन करने की बात आती है कि हाउ वी मे डिफाइन द स्पेसिफिक हीट, तो सिंपली मैं मास यहां पे यूनिटी ले लूं यानी 1 किलोग्राम ले लूं। इसी तरह से डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर 1 केल्विन ले लूं, दोनों ही मैंने SI सिस्टम में लिए हुए हैं। देन C विल इक्वल्स टू डेल्टा Q। अब मैं इसके बेसिस पर स्पेसिफिक हीट को क्या कर सकता हूं, डिफाइन कर सकता हूं। मैंने मास यहां पे यूनिटी लिया हुआ है, चेंज इन टेम्परेचर यूनिटी लिया हुआ है, इसके बेसिस पर मैंने डिफाइन दिया और देखिए यहां पे मेंशन भी कर दिया। आप एग्जाम में कैसे लिखोगे, सीधे सीधे आपको यहां से मिल रहा है, रेडी टू ईट है। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास, दैट इज यूनिट मास ऑफ ए बॉडी इज इक्वल्स टू स्पेसिफिक हीट C। यहां पे यूनिट मास के साथ में बाई यूनिट टेम्परेचर और लिख दीजिए, बाई यूनिट टेम्परेचर required to raise the temperature by unity, unity का मतलब 1 केल्विन। तो इस तरह से आप लोगों को ये प्रॉपर मिल जाता है। अब इसकी यूनिट्स की बात करें, हम लोग CGS यूनिट सिस्टम में जाएंगे तो सारी यूनिट्स को हमें CGS में मेंशन करना होगा। SI में जाएंगे तो दैट इज जूल किलोग्राम पर केल्विन। इस तरह से हम लोग इसकी स्पेसिफिक हीट निकाल सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब अगेन यहां एक छोटा सा और मैं कॉन्सेप्ट देना चाहूंगा आपको मोलर स्पेसिफिक हीट का। तो हम सब लोग जानते हैं कि जब टेम्परेचर बढ़ाने की बात करें, किसी बॉडी के मास की बात करें, तो जो मेजरमेंट ऑफ मास है या मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी है उसको हम लोग इन टर्म्स ऑफ मास ले सकते हैं एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ मोल ले सकते हैं। जब हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री में हम लोगों को जो क्वांटिटी का मेजरमेंट है वो इन टर्म्स ऑफ मोल लेना होता है, और जब हम लोग नॉर्मली फिजिक्स में पढ़ रहे होते हैं तो मास के टर्म्स में हम लोगों को मेजरमेंट लेना होता है। तो मैं यहां सीधे सीधे ये कहना चाहूंगा कि अगर मैं स्पेसिफिक हीट मास के टर्म्स में ना बता करके इन टर्म्स ऑफ मोल बताता हूं तो मोलर स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट मेरे को मिलेगा। ये डिफाइन मैंने अभी साथ साथ कर दी सही आपकी। तो आप जो है ना इनको देख लेंगे, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय यूनिटी ऑफ ए यूनिट मास इक्वल्स टू स्पेसिफिक हीट C। चलिए अब यहां आगे हम लोग बढ़ते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट के बारे में। तो अगेन मैं मोलर स्पेसिफिक हीट को डिफाइन करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा। जैसा अभी हम लोग ऊपर पढ़ रहे थे तो उसमें हमने मास के टर्म्स में क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस को लिया हुआ था, अब हम लोग इन टर्म्स ऑफ मोल लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगेन मेरे पास ये कोई सपोज बॉडी है और इस बॉडी का मास नहीं है। अब मैं क्या कह रहा हूं, ये मेरी सपोज
n मोल है, क्या है, नंबर ऑफ मोल्स हैं, इसमें n है, और मैं इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करता हूं डेल्टा क्यू, इसका टेम्परेचर जो है डेल्टा टी राइज हो जाता है। तो मैं यहां से लिखूंगा डेल्टा क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n मोल, और डेल्टा क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी। ऑल्सो वी में राइट डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स, स्पेसिफिक हीट एंड डेल्टा टी। डिस्टेंस यहां स्पेसिफिक हीट को मैंने स्मॉल सी से डिनोट करने की कोशिश की है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए नोटेशन में। अब स्मॉल सी और कैपिटल सी में थोड़ा सा चेंज आप लोग लेके चलेंगे नोटेशन का। तो यहां से अगर मैं स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट की बात करना चाहूंगा, तो ये मेरे को मिलेगा डेल्टा क्यू ओवर एन डेल्टा टी, वेयर एन इज द नंबर ऑफ मोल्स। ऊपर हम लोगों का मास आ रहा था, लेकिन यहां पे हम लोगों ने इसको नंबर ऑफ मोल के टर्म्स में लिया है। अब इसको डिफाइन करना है, तो नंबर ऑफ मोल मैं क्या ले लूं, 1 मोल ले लूं, और डेल्टा टी मैं 1 केल्विन ले लूं, तो इसको डिफाइन किया जा सकता है। अगेन ये मोलर स्पेसिफिक हीट डेल्टा क्यू यानी चेंज इन हीट एनर्जी के बराबर आ जाएगी। तो द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल। रेज द टेम्परेचर बाई यूनिटी, यहां भी आपको बाई यूनिटी लिखना चाहिए, यानी 1 केल्विन की बात हम लोग यहां पे कर रहे हैं और 1 मोल के लिए कर रहे हैं। ऑफ द सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री, चलो कोई बात नहीं, यहां लास्ट में हमने 1 डिग्री लिख रखा है, तो यहां यूनिटी आप नहीं लिखेंगे चलेगा। तो यहां 1 केल्विन का कॉन्सेप्ट है, चेंज इन टेम्परेचर जो है वो 1 केल्विन होना चाहिए, और जो सब्सटेंस है वो मेरा 1 मोल होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जो हीट एनर्जी होगी, अमाउंट ऑफ हीट होगा, वो मेरा क्या होगा, मोलर स्पेसिफिक हीट कहलाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मोलर स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट था। अब देखिए हमने यहां यूनिट मास के लिए ले लिया, स्पेसिफिक हीट कह दिया, 1 मोल के लिए ले लिया तो मोलर स्पेसिफिक हीट कह दिया। अब अगर मैं जो सब्सटेंस है उसको एज ए होल ले लूं, मैं उसको ना 1 किलोग्राम लूं ना 1 मोल लूं, जितना भी है उतना ले लूं। मान लीजिए 10 मोल है तो 10 मोल ले लूं, या मेरा 3 किलोग्राम है तो मैं 3 किलोग्राम पूरा का पूरा बॉडी को ले लूं। तो उस स्थिति में जो स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट आएगा, दैट विल बी टर्म्ड एज थर्मल हीट कैपेसिटी, और यू में से हीट कैपेसिटी। तो किसी भी बॉडी की, अब बॉडी का मास कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये बॉटल ली, तो इसकी हीट कैपेसिटी अलग होगी क्योंकि इसके अंदर मास अलग है। अब मैंने सपोज यहाँ पे ये दूसरी बॉडी ले ली, तो इसकी जो हीट कैपेसिटी है वो फर्क होगी क्योंकि इसका मास अलग है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे रिमोट ले लेता हूं, तो इसकी हीट कैपेसिटी अलग होगी बिकॉज ऑफ इसका मास जो है वो अलग है। तो एग्जैक्टली जो हीट कैपेसिटी है वो मास के ऊपर डिपेंड करेगी। जो भी मेरी पूरी बॉडी है, उस पूरी बॉडी की टेम्परेचर अगर मैं 1 केल्विन बढ़ाना चाहता हूं, तो मुझे कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी उसको सप्लाई करना होगा। उसी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को मैं यहाँ पे हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी के नाम से जानूंगा। डिफाइन की बात है तो क्लियरली हमने यहां मेंशन किया हुआ है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट। यहां तक हमने स्पेसिफिक हीट को डिफाइन किया है। इसके बाद हम लोग डिफाइन करना चाह रहे हैं किसको, जो हीट कैपेसिटी है। सो हीट रिक्वायर्ड फॉर n किलोग्राम मास, यानी जो टोटल बॉडी है उसके मास की बात हम लोग कर रहे हैं, m किलोग्राम मास की बात कर रहे हैं, इज इक्वल्स टू m इनटू c, या मैं इसको फॉर्मूले के टर्म्स में लिख सकता हूं, हीट कैपेसिटी इक्वल्स टू मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट। और स्पेसिफिक हीट को कैपिटल एस से हमने यहां डिनोट किया हुआ है, दैट इज m इनटू c। यहां से अगर मैं यूनिट की बात करना चाहूंगा तो दैट इज जूल पर केल्विन। डियर स्टूडेंट्स, यहां से मैं हीट कैपेसिटी की यूनिट्स निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकता हूं, सिंपल सा, बाय सेपरेटिंग वेरिएबल्स है। देखिए यहां से अगर मैं बात करता हूं किसकी, तो ये मेरे पास हो जाएगा स्पेसिफिक हीट का यूनिट और ये मास का यूनिट, और यहां से हीट कैपेसिटी का यूनिट मेरे को मिल जाएगा। दैट इज कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग टू व्हाट, हीट कैपेसिटी। अब स्टूडेंट्स आगे हम लोग पढ़ना चाहेंगे, आगे हम लोगों को नया एक कॉन्सेप्ट और मिलता है, दैट इज वाटर इक्विवेलेंट। अब ये वाटर इक्विवेलेंट क्या है, देखिए जब हम लोग किसी कंटेनर के अंदर वाटर को प्लेस करके हीट अप करने की बात करते हैं, तो हम लोगों को वहां कई सारी चीजों की जरूरत होती है।
तो अपने वेरिएबल्स को अगर हम रिड्यूस करना चाहते हैं तो एक वाटर इक्विवेलेंट का नया कॉन्सेप्ट हम लोगों को डिस्कस करना होता है। समझने में थोड़ी देर हो सकती है, बाकी जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो उसके लिए डायरेक्टली यहाँ पे हमने मेंशन कर रखा है, आप सीधे सीधे इसको प्लेस कर सकते हैं। अब ये वाटर इक्विवेलेंट क्या है, मैं इसको एक्सप्लेन करूं उससे पहले एक छोटा सा केस आपके सामने डिस्कस करना चाहूंगा, एक छोटी सी बात आपसे शेयर करना चाहूंगा, इसके बाद हम लोग वाटर इक्विवेलेंट को एक्सप्लेन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं और प्रीवियस क्लासेस में हो सकता है आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, ये समझिएगा। सिंपल सा कंजर्वेशन ऑफ हीट एनर्जी है। मान लीजिए मेरे पास ये कोई एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर ये मैंने लिक्विड फिल किया हुआ है और यहां से मैं हीट एनर्जी देता हूं। तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या कहता है, वो ये कहता है कि जितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी मैं यहां से दूंगा उतना ही अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ये यहां पे गेन करेगा। यानी हीट लॉस्ट बाय हायर टेम्परेचर बॉडी इज इक्वल्स टू हीट गेन्ड बाय लोअर टेम्परेचर बॉडी। ये है मेरा प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। अब देखने में बड़ा आसान सा लगता है, क्या हीट लॉस्ट इक्वल्स टू हीट गेन। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इस फॉर्मूले को या प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री को एलोबरेट करता हूं तो मुझे कई सारी चीजें इसमें समझनी होती हैं और वहीं से कॉन्सेप्ट निकल के आता है वाटर इक्विवेलेंट का। तो जरा मैं देखना चाहूंगा। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा हीट लॉस्ट की। तो ये हीट लॉस हुआ है यहां से, मैं इसको लिख सकता हूं M1C1 डेल्टा T। अब इक्वल्स टू हीट गेन। हीट गेन करने में देखिए ये जो कंटेनर है ये भी हीट गेन करेगा, एज वेल एज इसके अंदर जो लिक्विड या वाटर हम लोगों ने फिल किया हुआ है ये भी हीट गेन करेगा। तो दोनों के लिए मैं लिख सकता हूं दैट इज द मास ऑफ कंटेनर मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट ऑफ कंटेनर, that is change in temperature of container, plus mass of water specific heat of water change in temperature। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इस फॉर्मूले में अगर मैं देखता हूं तो यहां पर वो मास ऑफ कंटेनर देना पड़ रहा है, स्पेसिफिक हीट ऑफ कंटेनर देनी पड़ रही है। वाटर का तो कॉन्सेप्ट मुझे देना ही पड़ रहा है। चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी दोनों केसेस में सेम रहेगा, यहां कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पे ये जो डेल्टा टी है ये फर्क होगा। सपोज मैं इसको भी डेल्टा T1 कह देता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब ये दो पैरामीटर मेरे को ना देने पड़े, यानी मास ऑफ कंटेनर ना देना पड़े, स्पेसिफिक हीट ऑफ कंटेनर ना देना पड़े। इसके लिए मैं क्या लेकर के आता हूं, वाटर इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट लेके आता हूं। मैं क्या करता हूं, जितनी हीट एनर्जी ये मेरा जो कंटेनर है अटेन कर रहा है, ले रहा है, गेन कर रहा है, अगर मैं उतनी ही हीट एनर्जी कंसीडर कर लूं वाटर के लिए तो मुझे वाटर इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। तो मैं सीधे सीधे कह सकता हूं, देखिए डेल्टा टी तो सेम है, मैं इसको और थोड़ा सा एलोबरेट कर देता हूं। क्या MCCC प्लस MWCW इनटू डेल्टा टी। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं इस मास ऑफ कंटेनर और स्पेसिफिक हीट ऑफ कंटेनर को इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ वाटर एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर लिख दूं तो उसी को कहूंगा वाटर इक्विवेलेंट। तो आई होप सो आपको वाटर हो गया होगा। फिर एक बार क्लियर करने की कोशिश करता हूं। मास ऑफ कंटेनर, मास ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ कंटेनर, इन दोनों को मैं इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ वाटर एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर के टर्म्स में लिख दूं तो उसी को क्या कहूंगा, वाटर इक्विवेलेंट कहूंगा। अब कोई जरूरी नहीं है हमेशा कंटेनर ही होगा, कोई भी बॉडी हो सकती है, उसके लिए मैं वाटर इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट ले सकता हूं। ये तो मैंने एक सिंपल केस बताया था जो बिल्कुल बिहेवियरल केस है। तो मैं सिंपली मास ऑफ कंटेनर एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ कंटेनर को इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ वाटर लिखना चाहूंगा और उसी को कहूंगा वाटर इक्विवेलेंट। अब मैं डिफाइन आपको एलोबरेट करता हूं। द वाटर इक्विवेलेंट ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज मास ऑफ वाटर विच रिक्वायर्स द सेम अमाउंट ऑफ हीट एज इज रिक्वायर्ड बाय द गिवन बॉडी। अब ये गिवन बॉडी क्या है, ये कंटेनर है। कंटेनर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं यहां पे, गिवन बॉडी फॉर द सेम राइज इन टेम्परेचर। सेम राइज इन टेम्परेचर हम लोगों ने पहले ही यहां पे सेम राइज इन टेम्परेचर ले रखा है इस पर्टिकुलर केस के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स,
वाटर इक्विवेलेंट जो है वाटर के उस मास के बराबर है जो कि सेम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी गेन करेगा या इवॉल्व करेगा जितनी कि ये कंटेनर या कोई बॉडी करती है सेम चेंज इन टेम्परेचर के लिए। अब अगर इसको बिल्कुल आसान भाषा में कहा जाए तो वाटर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाइड बाई स्पेसिफिक हीट ऑफ कंटेनर। तो डियर स्टूडेंट्स ये मेरे पास कॉन्सेप्ट मिल गया W इक्वल्स टू M इंटू सी। मैं फिर एक बार डिलीवर कर देता हूं इस चीज को। वाटर इक्विवेलेंट इज द मास ऑफ वाटर। अब देखिए यहां पे मास ऑफ वाटर तो उसने कह दिया, लेकिन इसकी जब यूनिट्स की बात करेंगे तो हमें कुछ अलग मिलेगा, अभी आगे एक्सप्लेन करेंगे। वाटर इक्विवेलेंट इज द मास ऑफ वाटर विच रिक्वायर्ड द सेम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एज रिक्वायर्ड बाय द गिवन बॉडी फॉर ए सेम राइज इन टेम्परेचर। यानी किसी बॉडी की हम इक्विवेलेंट मास कंसीडर कर रहे हैं किसका, वाटर का, इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक हीट। ये कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट्स। जहां तक एग्जाम में लिखने वाली बात है तो एज इट इज आप लोग इसको मेंशन कर सकते हैं। अब जरा इसकी यूनिट्स के बारे में बात करेंगे तो द सीजीएस यूनिट ऑफ वाटर इक्विवेलेंट इज ग्राम एंड द एसआई यूनिट ऑफ वाटर इक्विवेलेंट इज किलोग्राम। जहां तक कैलोरीमेट्री का प्रश्न है तो अभी हम लोग एक्सप्लेन करके चुके हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स that deals with the measurement of heat energy is termed as calorimetry। सिंपल सा प्रिंसिपल है इसका, heat gained by the cold body must be equals to heat gained by heat lost by the hot body। इस चीज को हम लोगों ने यहाँ पे अभी 2 मिनट पहले कंटेनर लेकर के एक्सप्लेन किया है। heat gained is equals to heat loss। अब इस चीज को समझने के लिए हम यहाँ पे कुछ बातें और करना चाहेंगे, दैट इज द कैलोरी मीटर। कैलोरी मीटर बेसिकली एक क्या होता है, एपरेटस होता है जिसमें हम लोग सराउंडिंग में होने वाले हीट लॉसेस को मिनिमाइज करने की बात करते हैं। तो इसमें आप देखेंगे तो ये वुड का बना हुआ एक कंटेनर होता है डियर स्टूडेंट्स। इसके अंदर ये कोई मान लीजिए हमारे पास कॉपर वेसल है, ये वाला कॉपर वेसल है। इसके चारों तरफ जो है ये वुडन जैकेट हमने लगा रखी है जो कि हीट एनर्जी को इधर उधर ट्रांसफर ना होने दे, बाहर ना जाने दे। और ये थर्मोमीटर लगा रखा है, ये स्टीरर है जिससे कि इसके अंदर जो भी हम लिक्विड विक्विड डाल रहे हैं वो प्रॉपर हीटअप हो जाए या हर जगह उसका टेम्परेचर सेम रहे, हम इसको हिलाते रहें। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोगों को मिलता है। अगेन हीट गेन, अब गेन कौन करेगा, जिसका टेम्परेचर डाउन होगा, यानी गेन करने के बाद उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और हीट लॉस कौन करेगा, लॉस वो करेगा जिसका पहले से टेम्परेचर ज्यादा है लेकिन हीट लॉस करने के बाद उसका टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा। और ये गेन एंड लॉस चलेगा कब तक, एग्जैक्टली हॉट बॉडी का टेम्परेचर कोल्ड बॉडी के टेम्परेचर के बराबर जैसे ही होगा तो हीट का एक्सचेंज जो है वो बंद हो जाएगा। इस चीज को मैं ऐसे समझ सकता हूं, सपोज यहां पे मैंने 2 पानी की टंकियां आपके साथ शेयर की हैं, बनाई हैं। सपोज ये एक पानी की टंकी ले ली और दूसरी पानी टंकी ये ले ली। पहले इसमें लेवल ये था और इसका लेवल जो था वो ये था। अब इन दोनों टंकियों को आपस में मैंने ज्वाइन कर दिया तो नो डाउट वाटर की फ्लो जो है वो इस डायरेक्शन में होगी। कब तक होगी, तब तक होगी जब तक कि इन दोनों का लेवल सेम नहीं हो जाता। लेवल सेम होने का सीधे सीधे पर्पज यहां पे जो है वो किससे है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से बिल्कुल उसी तरह से अगर मान लीजिए मेरे पास ये कोई एक हॉट बॉडी है और ये कोई एक सपोज कोल्ड बॉडी है। अब इन दोनों में मैं हीट ट्रांसफर की परमिशन देता हूं तो निश्चित रूप से हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट का ट्रांसफर होगा। कब तक होगा, जब तक कि इन दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। तो डियर स्टूडेंट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बिल्कुल एनालॉगस है किसके, टेम्परेचर के। यहां ग्रेविटेशनल पोटेंशियल गवर्न करता है फ्लो ऑफ लिक्विड को, यहां पे टेम्परेचर गवर्न करता है फ्लो ऑफ हीट एनर्जी को। तो ये कॉन्सेप्ट था। अब हीट गेन के लिए और लॉस के लिए फॉर्मूला मैं अभी लिख चुका हूं। आप एक बॉडी से हीट एनर्जी को अगर लूज करेंगे तो दूसरी बॉडी पर गेन करेगी। अगर एक बॉडी लूज कर रही है और कई सारी बॉडी गेन कर रही है तो ऑब्वियसली उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को फॉर्मूला जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव बनाना होगा। जैसा अभी 2 मिनट पहले मैंने पानी गर्म किया था किसी कंटेनर के अंदर और वहीं से हम लोगों ने वाटर इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट भी दिया था।
डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग बात करना चाहेंगे चेंज ऑफ स्टेट के बारे में। जब हम किसी भी बॉडी को हीट एनर्जी देते हैं, किसी सब्सटेंस को हीट एनर्जी देते हैं, तो स्टेट चेंज हो जाती है। आपने ऐसा देखा होगा, ऐसा महसूस किया होगा अपनी सराउंडिंग में। यहाँ चेंज ऑफ स्टेट में कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ डाल रखे हैं, तो उनको मैं एलोबरेट करना चाहूंगा, उनको मैं समझाना चाहूंगा, आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। डियर स्टूडेंट्स, देखिए सबसे पहला आता है मेल्टिंग ऑफ सॉलिड। अब ये मेल्टिंग ऑफ सॉलिड क्या है? किसी सॉलिड को मैंने हीट एनर्जी प्रोवाइड की तो ये लिक्विड बन गया। अब सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, इस प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग। सेकंड वन हम लोगों का आता है वेपराइजेशन। हमने लिक्विड को हीट एनर्जी प्रोवाइड की और ये वेपर फॉर्म में आ गया, दैट इज वेपराइजेशन। कंडेंसेशन, हमने सिंपल सा किसी बॉडी को कूल किया, यानी उसके अंदर से हीट एनर्जी को बाहर निकाला और वो हमारा कन्वर्ट हो गया किसमें? लिक्विड में। यानी वेपर को हमने कूल किया, लिक्विड बन गई, तो इसे हमने कहा कंडेंसेशन। नो डाउट जो वेपराइजेशन है उसका बिल्कुल अपोजिट है क्या? कंडेंसेशन। इसी तरह से फ्रीजिंग है। फ्रीजिंग में हमने लिक्विड को कूल किया, यानी लिक्विड के अंदर से हीट एनर्जी निकाल ली, तो वो सॉलिडिफाई हो जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यहाँ एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दे रखा है कि हमारे पास मान लीजिए वाटर है, लिक्विड है, उसका टेम्परेचर हमने डाउन किया, फिर उसके बाद वेपराइजेशन की बात की, तो ये दे दिया। अब एक यहाँ नया कॉन्सेप्ट हम लोगों को और मिलता है, दैट इज रेगुलेशन। अब रेगुलेशन में या रेगुलेशन में क्या होता है? रेगुलेशन में ये होता है कि हम लोग किसी बॉडी के प्रेशर को चेंज करते हैं, और प्रेशर चेंज करने से उसकी स्टेट चेंज हो जाती है। अब जैसे ही प्रेशर को हम रिमूव करेंगे तो वो फर्दर अपनी उसी स्टेज में आ जाएगा। तो नॉर्मली ये जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा आइस के लिए होता है। ये डायग्राम हमने यहां पे दे रखा है, मैं इसी डायग्राम को एलोबरेट कर देता हूं, देखेंगे जरा। ये है रेगुलेशन। कई बार शॉर्ट नोट में आपसे 1 और 2 मार्क्स में डिस्कस हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे पास कोई आइस ब्लॉक है। इस आइस ब्लॉक में मैंने यहाँ पे कोई भी क्या लिया? वायर लिया, मेटलिक वायर लिया, और दोनों तरफ वेट यहाँ पे हैंग कर दिए। अब वेट हैंग करने से क्या होगा? यहाँ प्रेशर बढ़ेगा वायर की वजह से। अब अल्टीमेटली ये वायर जो है इसमें अंदर की तरफ चला जाएगा, और थोड़ी देर में हम क्या देखेंगे? वायर के ऊपर भी आइस होगी, नीचे भी आइस होगी, और ऐसा लगेगा कि जिस समय हमने आइस क्यूब बनाया था उस समय पहले ही इसके अंदर वायर को फिक्स कर दिया था। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था रेगुलेशन। और डिफाइन की जहां तक बात है, तो डिफाइन बड़ा सिंपल सा है, हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, द फिनोमिना इन विच आइस मेल्ट व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज्ड एंड अगेन फ्रीजेस व्हेन प्रेशर इज रिमूव्ड। तो प्रेशर इंक्रीज करने से आइस हमारी मेल्ट हो गई, और प्रेशर को रिलीज किया तो फर्दर वो हमारी फ्रीज हो गई। इस प्रोसेस को हमने रेगुलेशन का नाम दिया है, और इसको यहाँ ब्रेकअप करके भी दिखाया है। री इक्वल्स टू अगेन, ग्लेयर मींस फ्रीज, यानी अगेन फ्रीज होना, ये प्रोसेस कहता है रेगुलेशन। ये कॉन्सेप्ट था डियर स्टूडेंट्स। अब हम यहाँ एक अगेन नए टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं, सारे बिल्कुल नए नए टॉपिक ही हैं। ये हमारा कॉन्सेप्ट आता है किसका? लेटेंट हीट का। अब ये लेटेंट हीट क्या है वो समझिए। इसके लिए मुझे अगेन एक एग्जांपल देना होगा, बहुत बढ़िया वाला। मान लीजिए आपके पास में -20 डिग्री सेल्सियस की आइस है। आपने इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड की, -20 डिग्री सेल्सियस की आइस को आपने यहाँ पे हीट एनर्जी प्रोवाइड की, तो ये पहले कन्वर्ट होगी 0 डिग्री सेल्सियस की आइस में, 0 डिग्री सेल्सियस की आइस। अब आपने फिर इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड की, तो ये कन्वर्ट होगी यहां पे 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में। अब आपने फर्दर इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड की, तो ये कन्वर्ट होगा मेरा सपोज 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर में। अब मैंने इसको फिर हीट एनर्जी प्रोवाइड की, तो ये मेरा कन्वर्ट होगा 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम में। फिर मैंने इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड की, तो अब ये हो सकता है कि 115 डिग्री सेल्सियस की स्टीम में कन्वर्ट हो जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पूरा प्रोसेस हम लोग देखते हैं, तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है? देखिए, यहां मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं कि आइस आइस दोनों ही सॉलिड स्टेट है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। आगे मैं देखता हूं वाटर वाटर
दोनों की स्टेट जो है वो सेम है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। फिर मैं देखता हूं यहां पे 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम और 115 डिग्री सेल्सियस की स्टीम, यहां भी टेम्परेचर चेंज हो रहा है और स्टेट चेंज है। अब इनके अलावा कुछ और एस्पेक्ट्स में देखूं, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस का आइस और 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर, यहां पे चेंज इन टेम्परेचर जो है वो 0 है, लेकिन स्टेट चेंज हो रहा है। बिल्कुल इसी तरह से 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर और 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम, यहां पे चेंज इन टेम्परेचर 0 है, लेकिन स्टेट चेंज हो रही है। डियर स्टूडेंट्स, ये स्टेट चेंज जो होगी उसमें निश्चित रूप से मेरे को हीट एनर्जी देनी पड़ेगी। जब तक मैं हीट एनर्जी नहीं दूंगा तब तक ये स्टेट चेंज होगी ही नहीं। या मैं इसको उल्टा कह सकता हूं कि अगर मेरे को 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम को 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट करना है तो कुछ हीट एनर्जी यहां से निकालनी होगी। बस स्टेट चेंज करने के लिए बाई कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, जो भी हीट एनर्जी मेरे को देनी होती है या लेनी होती है, उसी को हम लोग लेटेंट हीट के नाम से जानते हैं। तो यहां दो कॉन्सेप्ट मेरे को मिलते हैं, एक यहां पे लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट मिलता है और एक यहां पे लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट मिलता है। दोनों में ही चेंज इन टेम्परेचर मेरा 0 है, दोनों में ही स्टेट मेरी चेंज हो रही है। तो स्टेट चेंज होने के अकॉर्डिंग इनका नेमिंग भी हम लोगों को चेंज देना होता है, हम इनकी नाम भी बदलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं वो डिफाइन आपको बताना चाहूंगा जो एग्जाम में आप लोग लिख के आएंगे, वो हमने यहां मेंशन कर रखी है। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास। हमने इस पूरे के पूरे सिस्टम में जो मास है वो सपोज 1 किलोग्राम ले रखा है, तब हम लोग ये बात कर रहे हैं। ऑफ ए सबस्टांस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर बोले तो डेल्टा टी मैंने यहां पे पहले 0 ले रखा है, चेंज इन टेम्परेचर 0 ले रखा है तो कांस्टेंट टेम्परेचर हो गया। एंड प्रेशर, प्रेशर को भी मेरे को क्या करना है, कांस्टेंट करना है, इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ द सबस्टांस। तो डियर स्टूडेंट्स, फॉर्मूले की फॉर्म में अगर मैं बात करना चाहूं तो देखिए Q जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होगा। जितना ज्यादा मास मैं यहां पे लेता हूं उतनी ज्यादा मेरे को हीट एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी चेंज ऑफ स्टेट के लिए। लेकिन जब मैं लेटेंट हीट को डिफाइन करना चाहता हूं तो इस फॉर्मूले से ही करूंगा और मास में यूनिटी ले लूंगा। अब लेटेंट हीट मैं पहले बताना चाहूं तो डेल्टा Q या Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M और Q इज इक्वल्स टू L into M, where L is the proportionality constant and termed as latent heat. डिफाइन की बात है तो मैं यहां पे मास को यूनिटी ले लेता हूं और जैसे ही मास को मैं यूनिटी लूंगा तो जो डेल्टा Q है या हीट एनर्जी प्रोवाइडेड है वो लेटेंट हीट के बराबर हो जाएगी। यहीं से हम लोगों ने इस डिफाइन को दिया हुआ है, फिर एक बार से पढ़ लेते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास of a substance at constant temperature and constant pressure is called as latent heat of substance. यहीं से अगर मैं यूनिट की बात करना चाहूं डियर स्टूडेंट्स तो यूनिट मैं निकाल सकता हूं। लेटेंट हीट के लिए क्या हो जाएगा, L इक्वल्स टू Q बाई M हो जाएगा। Q को मैंने जूल से डिनोट किया है और मास को मैंने किलोग्राम से किया है। मास चूंकि नीचे आ रहा है इसलिए पर किलोग्राम मेरे पास कॉन्सेप्ट हो गया। CGS यूनिट सिस्टम में अगर लेटेंट हीट की बात करता हूं तो दैट इज कैलोरी पर ग्राम। नो डाउट लेटेंट हीट जब मैं यहां सॉलिड से लिक्विड बना रहा हूं तो अलग होगी और जब मैं लिक्विड से गैस बना रहा हूं तो अलग होगी और हर सब्सटेंस के लिए अलग होगी। मैंने वाटर के लिए बात की तो वाटर की लेटेंट हीट, मैं अगर बात करता हूं सपोज ऑयल की तो ऑयल की लेटेंट हीट, स्टेट तो मैं किसी की भी चेंज कर सकता हूं। क्या ऑयल को स्टेट चेंज नहीं हो सकता? हाँ बिल्कुल हो सकता है। कभी जाना पूड़ी खाने, सुबह सुबह जब जाते हो ना हलवाई के यहाँ पूड़ी खाने, तो आप देखते हो कि उसमें से फ्यूम्स उठ रही होती हैं। जो कढ़ाई होती है उस कढ़ाई में से ऑयल की फ्यूम्स उठ रही होती हैं। तो ऑयल भी जब एक सर्टेन टेम्परेचर पे पहुंच जाता है, बॉयल होना शुरू हो जाता है, तो उसके बाद उसकी भी स्टेट चेंज होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट था हमारा लेटेंट हीट का। अब प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री को लेकर के मैं बात करना चाहूंगा यहां पे। तो देखिए जब मैं फॉर्मूले की बात करूंगा कि कौन सा फॉर्मूला कब लगाऊंगा, तो डियर स्टूडेंट्स यहां पे चेंज इन टेम्परेचर है तो यहां पे Q इक्वल्स टू MC डेल्टा T में लगा सकता हूं बिकॉज ऑफ चेंज इन टेम्परेचर है। लेकिन अगले स्टेप पे यहां पे चेंज इन टेम्परेचर नहीं है तो मैं ये ऊपर वाला फॉर्मूला तो लगा ही नहीं सकता, फिर मुझे लगाना होगा Q इक्वल्स टू M इंटू L। अब फर्दर अगर मैं बात करता हूं यहां पे तो देखिए यहां भी चेंज इन टेम्परेचर है, चेंज इन टेम्परेचर है तो फर्दर मैं Q2 लिख सकता हूं इसको, दैट इज MC डेल्टा T।
यहाँ पे फर्दर में लगा सकता हूं। अब और आगे की बात करना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स इस वाले ब्लॉक के लिए, तो यहां पे मैं फर्दर फॉर्मूला यूज करना चाहूंगा Q इक्वल्स टू व्हाट, Q2 इक्वल्स टू या Q3 इक्वल्स टू M इंटू L। ध्यान रहे ये वाला L मेरा अलग होगा और ये वाला L अलग होगा। और फर्दर मैं बात करना चाहूं अगले स्टेप के लिए, तो यहां भी अगर मैं देखता हूं तो यहां भी चेंज इन टेम्परेचर है, चेंज इन टेम्परेचर है, तो यहां मैं सपोज Q4 लिखता हूं दैट इज MC डेल्टा T। तो चेंज इन टेम्परेचर सबका अलग अलग होगा, स्पेसिफिक हीट सबकी अलग अलग होगी, मास मान लीजिए सारा एक ही मेरा कंटेनमेंट है तो सेम हो सकता है। तो इस तरह से मैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री में ये सारे फॉर्मूले यूज कर सकता हूं जहां जैसी जरूरत होगी। जहां लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट है तो चेंज इन टेम्परेचर 0 होगा, और जहां चेंज इन टेम्परेचर है तो वहां पे लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट 0 होगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट था हमारा लेटेंट हीट को लेकर के, एक्सप्लेनेशन को लेकर के। अब एज यूजुअल हम लोग एक छोटा सा रिव्यू करना चाहेंगे, छोटा सा कहें या मोटा सा कहें, बिकॉज ऑफ इसमें कई सारी चीजें हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलेंगी। हो सकता है कुछ बच्चे तो न्यूमेरिकल को पढ़ते पढ़ते ही दम तोड़ दें यानी उनको नींद आने लगे, तो थोड़ा लंबा है। अब लंबा न्यूमेरिकल होता है तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं होती, लेकिन फिर भी हमें अटेंटिवली उसको पढ़ना तो चाहिए। जो अभी मैंने ऊपर एक्सप्लेनेशन दिया है उसी एक्सप्लेनेशन पे बेस्ड ये न्यूमेरिकल आपको मिल रहा है। देखिए क्या कहता है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसका एक फिलॉसफी अपने दिमाग में बनाते हैं, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ए स्फीयर ऑफ एल्युमिनियम that is 0.047 kilogram is placed for a sufficient time in a vessel containing boiling water। इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए ये मेरे पास बॉइलिंग वाटर है तो 100 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होगा, सब लोग जानते हैं। अब इसके अंदर क्या प्लेस किया हुआ है, हम लोगों ने एक एल्युमिनियम का ब्लॉक प्लेस किया हुआ है। कब तक, जब तक कि ये भी 100 डिग्री सेल्सियस अटेन ना कर ले, सिंपल सी बात है। आगे क्या कहता है, it is then immersed immediately transferred to 0.14 किलोग्राम कॉपर कैलोरीमीटर। अब कॉपर कैलोरीमीटर है, यहां मैं कॉपर कैलोरीमीटर बना लेता हूं, और जो कैलोरीमीटर का कंटेनर है इसका मास है 0.14 किलोग्राम, और किसका बना है, कॉपर का बना है, कंटेनिंग 0.25 किलोग्राम ऑफ वाटर। इस कैलोरीमीटर के अंदर क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, और इस पानी का जो मास है, मास ऑफ वाटर है, वो 0.25 किलोग्राम है, और पहले से इसका टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस है। अब ऑब्वियस है डियर स्टूडेंट्स कि इसका टेम्परेचर अगर 20 डिग्री सेल्सियस है तो जो कैलोरीमीटर का कॉपर का वेसल है इसका टेम्परेचर भी 20 डिग्री सेल्सियस ही होगा, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है। इसके बाद में वो कहता है द टेम्परेचर ऑफ वाटर राइजेस एंड अटेन्स ए स्टेडी स्टेट ऑफ 23 डिग्री सेल्सियस। कब, जब इसको उसने इसके अंदर डाल दिया, जो यहां से लेकर के आया था एल्युमिनियम का ब्लॉक, उसको इसके अंदर डाल दिया, तो जो फाइनल टेम्परेचर है वो कितना हो गया, 23 डिग्री सेल्सियस हो गया। और स्टेडी स्टेट है, इसका मतलब अब टेम्परेचर ना तो बढ़ रहा ना तो कम हो रहा। आगे कहता है अटेन्स ए स्टेडी स्टेट ऑफ 23 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब काहे की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पूछ रहा है, अभी आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, तो लेकिन आगे क्वेश्चन करेंगे तो फिर ये सारा साफ हो जाएगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसको हटाने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री बना देता हूं। सिंपल सा देखो बच्चों, जितनी हीट एनर्जी ये वाला एल्युमिनियम का ब्लॉक लूज करेगा उतनी ही हीट एनर्जी ये कॉपर वेसल एज वेल एज वाटर मिल करके गेन करेंगे, बस इतनी सी बात। अब इस चीज के लिए मैं एक फॉर्मूला यहां पे लिख देता हूं, हीट लॉस बाय एल्युमिनियम ब्लॉक इक्वल्स टू हीट गेन बाय व्हाट, Cu वेसल, यानी जो कॉपर का वेसल है ये ब्लू वाला, ये प्लस वाटर। तो डियर स्टूडेंट्स अब मैं समझता हूं कोई खास बात नहीं रह गई, इसको मैं और एलिब्रेट करूंगा। हीट लॉस्ट बाय एल्युमिनियम वेसल क्या होगा, मास ऑफ एल्युमिनियम, स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्युमिनियम, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ एल्युमिनियम इक्वल्स टू हीट गेन बाय कॉपर वेसल, मास ऑफ कॉपर वेसल, स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर वेसल, चेंज इन टेम्परेचर इन कॉपर वेसल, प्लस हीट गेन बाय वाटर
that is mass of water, specific heat of water and change in temperature in water. Obviously जो कॉपर वेसल है और वाटर है ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है पहले से ही, तो ये चेंज इन टेम्परेचर ऑफ कॉपर वेसल है और जो चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर है ये दोनों कैसे होंगे, सेम होंगे। अगर ये फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया तो अब इसमें वैल्यूज डाल करके आप कोई भी पैरामीटर निकाल सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि अब आपके लिए कुछ मुश्किल होगा। मैं इसको और थोड़ा सा सही कर देता हूं। ये जो चेंज इन टेम्परेचर है इस साइड का दोनों में सेम है इसलिए इसको कॉमन ले लेता हूं। तो मास ऑफ कॉपर वेसल प्लस स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर वेसल प्लस मास ऑफ वाटर प्लस स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर ब्रैकेट के अंदर चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर लिखो या आप कॉपर वेसल लिखो, एक ही बात है। तो डियर स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट मेरे को यहां पे मिल गया। सारे पैरामीटर्स की वैल्यूज यहां हमने मेंशन कर रखी है। अब आगे इसमें वैल्यूज को प्लेस करना है और अपना आंसर निकाल के देना है। ये काम हम लोगों को यहां पे करना है। तो थोड़ा सा करेज के साथ ये काम करेंगे, बड़े आराम से हो जाएगा। जिसको नोट करना है नोट कर लीजिए, वरना तो क्लास को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं डियर स्टूडेंट, सॉल्यूशन की बात करता हूं। तो एग्जाम में सॉल्यूशन कैसे लिखना है ये जरा देख लीजिए। यहाँ पे हीट कैपेसिटी मेरे को एल्यूमिनियम की चाहिए थी, ये अननोन क्वांटिटी थी, बाकी सब दे रखा था। यहाँ मैंने सारे पैरामीटर्स को लिखा, एसआई सिस्टम में कन्वर्ट किया, चेंज इन टेम्परेचर निकाला मैंने एल्यूमिनियम का। इसी तरह से चेंज इन टेम्परेचर निकालूंगा मैं वाटर का, कैलोरीमीटर का, और जो मेरे पास फॉर्मूला है उसमें वैल्यूज को प्लेस करूंगा। ये मैंने यहाँ फाइनल फॉर्मूला लिख रखा है। ये डेल्टा टी डैश कॉपर और वाटर दोनों के लिए सेम होगा, तो मैं इसको कॉमन लेकर के बाहर डाल सकता हूं। स्टेडी स्टेट का मतलब हीट लॉस बराबर होगी हीट गेन, कैलोरीमीटर का प्रिंसिपल है। जब तक टेम्परेचर चेंज रहेगा, होता रहेगा, तब तक हम लोग कैलोरीमीटर का जो प्रिंसिपल है उसे नहीं लगा सकते। जब हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट टेम्परेचर अटेन हो जाएगा, तभी हम लोग ये फॉर्मूला यहाँ पे प्लेस कर पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट था हमारा और इसके बेसिस पे ये कैलकुलेशन हमने किया। आई होप सो आप लोग इसको कर पाएंगे, आपकी समझ में आ गया होगा। बाकी की चीजें हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास भी नो डाउट अपने आप में इंपॉर्टेंट थी। अगेन मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करना चाहूंगा, जितनी भी चीजें हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो सारी की सारी चीजों की जरूरत हम लोगों को थर्मोडायनेमिक्स यानी इससे आगे वाली जो यूनिट है उसके अंदर मिलने वाली है, उसके अंदर जरूरत हम लोगों को पड़ेगी। तो किसी भी चीज को यहाँ लाइटली ना लें, हर चीज को आप लोग तरीके से पढ़ें। और जैसे वाटर इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा, हो सकता है आपको थोड़ा मुश्किल लगा हो, लेकिन मुश्किल नहीं है डियर स्टूडेंट्स। क्लियर तभी होगा जब आप इसको सेल्फ रियलाइज करेंगे। एग्जाम में कैसे लिखना है वो रटंतु विद्या तो मैंने यहाँ पे लिख रखी है, लेकिन जब तक आप रियलाइज नहीं करेंगे तब तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के न्यूमेरिकल्स करना मुश्किल हो जाएगा। अगर हॉट्स भी मिल गया आपको सीबीएसई में तो उसको करना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप वाटर इक्विवेलेंट के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर लें। अगर फिर भी कहीं कोई दिक्कत आपको आ रही है तो सिंपली व्हाट्सएप करें, मैं आपको इंडिविजुअली समझाने की कोशिश करूंगा। थैंक्स अ लॉट, कीप सेफ, बी सेफ।